Hi guys, my name is हर्षित खंडेलवाल. वेलकम टू सिंपली लिनक्स. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. आई नो 2 मिनट में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो फिर क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर. बिफोर स्टार्टिंग गाइज, अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स वर्थ इट हैं और वो किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, then please like and subscribe my videos. Believe me, it motivates me a lot. So let's get started. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर या पीस कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर मान सकते हो जो हमें एज अ ह्यूमन बींग्स को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. जैसे कंप्यूटर है, यहाँ पर कंप्यूटर इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस. इसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स लगी हुई हैं और ये सारी चीजें हैं, सेमीकंडक्टर्स, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीजें एक ह्यूमन से कम्युनिकेट नहीं कर सकती क्योंकि अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0101. तो जो हमें इस मशीन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. अब बात करते हैं लिनक्स की. तो इसके पीछे एक शानदार सी स्टोरी. तो साल था 1969 और डेनिस रिची एंड केन थॉम्पसन के नाम के 2 आदमियों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया. ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया? क्योंकि उस टाइम तक कोई भी पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. जैसे आप करते हो ना, एक पेन ड्राइव से दूसरी पेन ड्राइव जाके लगा देते हो, दूसरी जगह जाके वही सेम पेन ड्राइव से दूसरी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम लगा देते हो, वो चीज पॉसिबल नहीं थी उस टाइम तक. तो जो ये लोग थे, इन्होंने सोचा कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो उन्होंने बनाया और उसके कुछ 1 आध साल बाद उन्होंने एक सी लैंग्वेज में उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडिजाइन कर दिया. अब सिंस वो ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल था, अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर लगाया जा सकता था, उन्होंने लोगों को फ्री बांट दिया कि लो जाओ, समेटो इसको और अपने कंप्यूटर्स में यूज करो. तो बहुत जल्दी ये चीज वाइड स्प्रेड होने लग गई और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच गई. और फिर उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो. तो हाँ, ओपन सोर्स की सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो वहीं हुई थी. देन वहां पे वो लोग जाते थे एंड पूरे जो कैलिफोर्निया, जो उनकी सिटी थी कैलिफोर्निया में, पूरे में यूनिक्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था और जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कर रहे थे. अब ये लगभग 5 साल तक चला, लगभग ये 5 साल तक चला. और 5 साल तक चलने के बाद क्या हुआ ना, जो AT&T लैब्स थी, जो यहाँ डेनिस रिची और एक कैन थॉम्पसन काम करते थे, AT&T लैब्स, इन लोगों ने यूनिक्स को कमर्शियली सेल करना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस इन पर उठाए गए कि यार 50% कोड ही तो तुम्हारा है, 50% कोड तो बाकी सब लोगों ने लिखा है, आप इसको कमर्शियली सोल्ड कैसे कर सकते हो? तो इस पे बहुत हंगामा हुआ. देन बाद में BSD करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, बट फिर लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, साल बढ़ते गए, 1980s आया और 1980s के अराउंड कंपनीज ने अपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे IBM ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था AIX, सन कंपनी ने सन OS सोलारिस करके, HP ने अपना HPUX करके ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला. अब क्या हुआ कि अब जब ये कंपनीज अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल रही थी तो यूनिक्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी. यूनिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये एक नॉर्मल इंसान के लिए वायबल नहीं था. अगर कोई कंपनी इसे बाय करना चाहती है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको एक नॉर्मल इंसान जैसे हम हैं, हम बाय नहीं कर सकते थे. इससे केवल यूनिवर्सिटीज हो गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, केवल यही लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाते थे. तो ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए था जो यूनिक्स के जैसा हो, पर जिसमें यूनिक्स की पावर हो, जिसमें यूनिक्स की कैपेबिलिटीज हो, बट वो साथ ही साथ फ्री भी हो. अब इस चीज को सोचकर 1983 के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था GNU और ये स्टार्ट किया था रिचर्ड स्टॉलमैन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. तो अब उन्होंने सोचा कि यार एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए जो फ्रीली अवेलेबल हो और यूनिक्स की कैपेबिलिटीज भी हो उसके अंदर. तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और लगभग 7 साल लगे
उस ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने में, पर वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि उसके अंदर एक चीज मिसिंग थी, और उस चीज का नाम था कर्नल। जो GNU प्रोजेक्ट का कर्नल था वो बहुत ज्यादा कमजोर था, उसको उतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाया था। GNU प्रोजेक्ट थमा हुआ था। उसी वक्त 1990 के अंदर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे जिनका नाम था लिनस टोरवाल्ड। उन्होंने वो एक हार्डवेयर पर काम कर रहे थे और उसके लिए कुछ कोड लिख रहे थे। सी लैंग्वेज के अंदर, वो मिनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम, उसके ऊपर वो उन्होंने कोड लिखा सी लैंग्वेज के अंदर। और कोड लिखते 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 ऐसा हुआ कि उन्हें पता चला कि यार ये तो एक तरीके से कर्नल ही डिजाइन हो गया मुझसे। अब पता नहीं क्या ही लोग होते थे आजकल, हमारा कंडीशन देखें, हम तो सी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो फिबोनाची का प्रोग्राम भी सही से नहीं बन पाता, एक आध में उसमें एरर आ जाती है। ये लोगों ने तो सी प्रोग्रामिंग करते करते कर्नल डिजाइन कर दिया। अब कर्नल डिजाइन हो गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेट पर शेयर कर दिया कि मैं ऐसे मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा कर्नल का कोड है, आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहो ना तो कर दो। अब इनका कर्नल बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर एक कर्नल से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन सकता। नाउ कर्नल क्या होता है? अब कर्नल आप समझो तो जैसे मैंने बताया था, ये हमारा डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर जैसे हमारा हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0101 की। तो जो 0101 की लैंग्वेज इसको समझाता है हार्डवेयर को, वो होता है एक्चुअली में जो ये काम करने वाला इंसान है ना, वो होता है कर्नल। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल माना जा सकता है। तो कर्नल तो उन्होंने तैयार कर दिया था, लोगों ने कंट्रीब्यूशन भी कर दिया था, पर अभी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार नहीं हुआ था। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। उसके लिए लाइब्रेरीज चाहिए आपको, कर्नल चाहिए आपको, और कंपाइलर्स चाहिए आपको, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए होती है। इनके पास केवल कर्नल था, उनके पास पूरी चीजें थी, केवल कर्नल नहीं था। तो ईयर 1992 के अंदर ये दोनों कंबाइन हो गए एंड देन नए प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, उसका नाम था GNU/Linux। अब ये जो था, इट वॉज अ फुली फ्लैजेड यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत अच्छे से काम करता था। उसके अंदर कमांड लाइन पूरा सब कुछ अच्छा था। एक दिक्कत यहां थी, इट्स फ्री। उन्होंने फ्रीली इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना शुरू कर दिया एंड पीपल वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। बहुत एक्साइटेड थे इस चीज को लेके कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी स्ट्रेंथ जितना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है हमारे पास, हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लोग जगह जगह से उस पर कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे। बट यहाँ एक दिक्कत थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ही यूज कर सकते थे, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते थे। तो नॉर्मल लोगों को उसके अंदर काम कर पाए उसके लिए क्या चाहिए? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि विंडोज में और मैक ओएस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, लिनक्स में नहीं था। देन यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की रिक्वायरमेंट थी। तो 1992 के अंदर 3 चीजें और उसके अंदर एडअप हुई, वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि वो क्या थी। एक्स विंडो सिस्टम, आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं जरूर बताऊंगा। एक्स विंडो सिस्टम, विंडो मैनेजर एंड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आप जाते हो ना, किसी भी आइकन पे जाके क्लिक कर देते हो और किसी भी चीज को ओपन कर लेते हो और आपके सामने एक कलरफुल स्क्रीन खुल जाती है, म्यूजिक चला लेते हो, ये सब कर लेते हो। ये सारी जो पावर आती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, क्या आती? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। जब ये तीनों चीजें जुड़ी तो उसी साल उसी के कुछ एक आध साल बाद आया डेबियन। डेबियन इज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमने देख लिया, लिनक्स कर्नल प्लस सम लाइब्रेरीज, GNU लाइब्रेरीज जो हमने देखी, GNU लाइब्रेरीज प्लस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब ये तीनों चीजों को मिला दिया जाता है और तब आपके सामने जो रखा जाता है वो होता है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस क्या होता है ना कि आप लिनक्स अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि कर्नल इंस्टॉल करके तो क्या ही करोगे। तो हम जो चीज इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर वो होता है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप बहुत कॉमनली आपने सुना होगा उबंटू, काली लिनक्स, लिनक्स मिंट, ये कुछ कॉमन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आपसे पूछे लिनक्स क्या है,
then tell him Linux is a kernel. But it can also be called as an operating system when added to GNU tools. And last but not the least thing, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा लिनक्स होता है, लिनक्स के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है और हमें सब कमांड लाइन पे करना पड़ता है। नहीं गाइस, ऐसा जरूरी नहीं है। जो हम डेस्कटॉप पे अपने इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें GUI आता है। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसमें GUI इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छे से जैसे विंडोज के अंदर काम होता है वैसे हम लिनक्स में भी कर सकते हैं। तो नाउ जब आपको पता चल गया है लिनक्स क्या होता है, कर्नल क्या होता है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार फिर हर्षित ये बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो फिर ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, विच लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट फॉर अ बिगिनर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।